इसी तरीके से मेंटेनेंस का केस यानी 125 सीआरपीसी का केस अगर आपकी पत्नी आपके ऊपर कर रही है तो वो कितने दिनों के अंदर करे कि आप आसानी से उसके केस को खारिज करवा सकें। कभी कभी पत्नियां नाराज होकर चली जाती हैं और मायके में रहने लगती हैं और फिर उसके बाद 5 साल बीत जाते हैं, 10 साल बीत जाते हैं, 15 साल बीत जाते हैं, अचानक आपके ऊपर मेंटेनेंस का केस कर दिया करती हैं। तो क्या इतने दिनों के बाद कोई पत्नी अपने पति के ऊपर मेंटेनेंस का केस कर सकती है? और अगर कर दिया है तो इतने दिनों के बाद किया गया ये दावा क्या पति खारिज करवा सकता है? इन सभी सवालों का जवाब जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। मान लीजिए राधे राधे, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। अक्सर लोगों के बहुत सारे सवाल होते हैं कि 498A का केस अगर किया गया है तो वो कितने दिनों के बाद किया जाना चाहिए। अगर पत्नी ने डोमेस्टिक वायलेंस का केस कर दिया है तो वो क्या कितने दिनों के बाद किया जाना चाहिए, उसकी क्या टाइम लिमिट है। और इसके साथ ही अगर 125 सीआरपीसी यानी कि मेंटेनेंस का केस उसने किया है पत्नी ने आपके ऊपर, तो वो कितने दिनों तक वो कर सकती है। कहने का मतलब है कि 125 सीआरपीसी यानी कि मेंटेनेंस का जो केस है उसकी टाइम लिमिट क्या है। क्या पत्नी 5 साल, 10 साल, 15 साल बाद आपके ऊपर मेंटेनेंस का केस कर सकती है? तो आज के वीडियो में मैं इन्हीं सवालों का जवाब लेके आई हूँ। तो वीडियो शुरू करने के पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि मेरे चैनल में अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि इसी तरीके की महत्वपूर्ण जानकारियां आप तक सबसे पहले पहुंचती रहें। आप सभी को ये बात अच्छी तरीके से मालूम है कि 498A का केस अगर 3 साल बाद किया जाता है तो वो बहुत आसानी से खारिज किया जा सकता है। और इसी तरीके से अगर डोमेस्टिक वायलेंस यानी कि डीवी का केस आपकी पत्नी आपके ऊपर करना चाहती है तो उसकी टाइम लिमिट होती है केवल 1 साल, यानी कि 1 साल के बाद उसका केस कमजोर पड़ना शुरू हो जाता है। इसी तरीके से मेंटेनेंस का केस यानी 125 सीआरपीसी का केस अगर आपकी पत्नी आपके ऊपर कर रही है तो वो कितने दिनों के अंदर करे कि आप आसानी से उसके केस को खारिज करवा सकें। कभी कभी पत्नियां नाराज होकर चली जाती हैं और मायके में रहने लगती हैं और फिर उसके बाद 5 साल बीत जाते हैं, 10 साल बीत जाते हैं, 15 साल बीत जाते हैं, अचानक आपके ऊपर मेंटेनेंस का केस कर दिया करती हैं। तो क्या इतने दिनों के बाद कोई पत्नी अपने पति के ऊपर मेंटेनेंस का केस कर सकती है? और अगर कर दिया है तो इतने दिनों के बाद किया गया ये दावा क्या पति खारिज करवा सकता है? इन सभी सवालों का जवाब जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। मान लीजिए कि आपकी पत्नी आपको छोड़कर मायके चली गई है और वहीं पर रहना उसने शुरू कर दिया है, वो आना नहीं चाहती। तो 5 साल बीत गए, मैं यहाँ 5 साल एक एग्जाम्पल के तौर पे ले रही हूँ। तो अगर मान लीजिए 5 साल बीत गए हैं पत्नी को गए हुए और 5 साल बाद वो आपके ऊपर मेंटेनेंस का केस फाइल कर देती है, आप कोर्ट पहुंचते हैं और अब आपको ये देखना है कि आप अपने बचाव के लिए कौन कौन से आधार ढूंढ सकते हैं उस केस में हैं, यानी कि आपको मेंटेनेंस ना देना पड़े या फिर बहुत कम से कम देना पड़े। वो आधार जिनके आधार पर आप अपना बचाव इस केस से कर सकते हैं। 5 साल से वो आपसे अलग रह रही है और अब उसको अपना गुजारा चलाने में बहुत कठिनाई हो रही है, इसलिए अब आपसे मेंटेनेंस चाहिए उसे अपना गुजारा चलाने के लिए, अपना खर्चा चलाने के लिए आपसे मेंटेनेंस उसे दिलाया जाए। तो अब आपको यहाँ कोर्ट में सबसे पहले कहना है, यहाँ मैं 5 साल लेके चल रही थी, पत्नी आपसे 5 साल से अलग है और इतने दिनों से इसका गुजारा कैसे चल रहा था। अगर वास्तव में ये कुछ नहीं करती है और अपना गुजारा नहीं चला सकती, अपना खर्च नहीं चला सकती, तो अभी तक इसका खर्च कैसे चल रहा था। अगर ये कुछ कर सकने में असमर्थ थी, यानी कि अपना गुजारा ये कुछ भी करके नहीं चला पा रही थी, तो अभी तक किस बात का इंतजार कर रही थी। उसका गुजारा अचानक से कैसे बंद हो गया? क्या वो किसी नोटिस का या मैंने जो डाइवोर्स का केस डाला है उस नोटिस का इंतजार कर रही थी कि मैं उसके ऊपर केस करूंगा, जब उसको इसकी कॉपी मिलेगी तब वो बदले में मेंटेनेंस का केस कर देगी। 5 साल बाद इसको ये समझ में आ रहा है कि अब उसका गुजारा नहीं चल रहा है, उसका खर्च नहीं चल पा रहा है। अगर गुजारा नहीं चल रहा था तो पहले भी नहीं चल रहा था,
तो गुजारा उस समय चलना क्यों बंद हो गया जब मेरे डाइवोर्स के केस की नोटिस उसे मिली। अब यहाँ पर मैं आपसे ये कहूंगी कि जिस तरीके से आप इस बात को समझ रहे हैं, ठीक इसी तरीके से आपको कोर्ट के सामने अपनी इस बात को रखना है। जिस तरीके से आप अनुभव कर रहे हैं, इन्हीं फीलिंग्स के साथ आपको कोर्ट में अपनी इस बात को अपने वकील के माध्यम से रखना है, कोर्ट को कन्विंस करना है। अब यहाँ सबूत के तौर पर आपके पास वो चैट्स होने चाहिए, वो ईमेल्स होने चाहिए, वो SMS वगैरह होने चाहिए कि आप अपनी पत्नी से इतने साल से अलग रह रहे हैं। यानी कि अपने सेपरेशन का जो टाइम पीरियड है उसको साबित करने के लिए ये सारी चीजें सबूत के तौर पे होनी चाहिए, ताकि आप कोर्ट को ये कन्विंस कर सकें कि जब मैं 5 साल से इससे अलग रह रहा था तब इसका गुजारा कैसे चल रहा था, और फिर अचानक 5 साल के बाद ये मेंटेनेंस का नोटिस मुझे क्यों दिया जा रहा है, और मेरे द्वारा किए गए डिवोर्स के केस के बाद ही इसका गुजारा कैसे बंद हो गया। अब आप इन सारी बातों को अगर कोर्ट को कन्विंस कर देते हैं सबूतों के आधार पर, तो यकीन मानिए कि अगर आपकी पत्नी 125 यानी कि मेंटेनेंस का केस अगर 2 साल से बाद 2 साल से अधिक समय लेती है करने में, तो बड़ी आसानी से आप उस केस को खत्म करवा सकते हैं। आप बिल्कुल भी परेशान नहीं होंगे, आपके पास सारी एविडेंसेस हैं और बड़ी आसानी से आप कोर्ट को कन्विंस कर सकते हैं और पत्नी के इस दावे को खारिज करा सकते हैं। अब देखते हैं कि और कौन कौन से ग्राउंड्स हैं जिनके आधार पर आप अपनी पत्नी को मेंटेनेंस देने से मना कर सकते हैं। अक्सर पत्नियां कहती हैं कि वो जॉब करने के लायक नहीं है, उनके पास कोई जॉब नहीं है और वो पैसा नहीं कमाती हैं। बहुत सी पत्नियां जॉब कर रही होती हैं और इस पॉइंट को छुपा लेती हैं कोर्ट में, और बहुत सी पत्नियां क्या करती हैं कि अपना जॉब ही छोड़ देती हैं कि अब मैं पति से अच्छी रकम वसूलूंगी, अगर मैं जॉब करूंगी तो मुझे कम मेंटेनेंस मिलेगा और इस तरीके से या फिर नहीं मिलेगा, तो वो पति से ज्यादा मेंटेनेंस वसूलने के लिए अपने जॉब तक को छोड़ देती हैं और पति से घर बैठे अच्छी खासी रकम वसूल के ऐश करती हैं। अगर आपके केस का ये ग्राउंड बनता है तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है कि आपको पत्नी के जॉब के सबूत लाने पड़ेंगे। कोर्ट को उसकी अटेंडेंस स्लिप या फिर सैलरी स्लिप वगैरह या फिर जो भी डॉक्यूमेंट्स उसके जॉब से रिलेटेड आपको मिल सकें, वो सब कोर्ट में आपको पेश करने होंगे। ये साबित करना होगा कि आपकी पत्नी जॉब में है और इस पॉइंट को उसने कोर्ट से छुपा लिया है। और अगर आपकी पत्नी जॉब नहीं करती है, पढ़ी लिखी है, तो उसकी डिग्रियां, उसके जो भी सर्टिफिकेट्स वगैरह हैं, जो भी टेक्निकल नॉलेज की जो सर्टिफिकेट्स वगैरह हैं, वो सब आपको कोर्ट में प्रोड्यूस करने पड़ेंगे, ताकि कोर्ट को ये समझ में आए कि काम करने के लायक है आपकी पत्नी और वो जानबूझकर काम नहीं कर रही है और आपसे गुजारा भत्ता मांग रही है। अब अगला पॉइंट आता है कि आप पत्नी के फाइनेंशियल बैकग्राउंड को दिखाएंगे कोर्ट में। आपको पत्नी की जो फाइनेंशियल स्टेटस है उसको साबित करना होगा। आपको ये दिखाना होगा सबूतों के जरिए कि उसके पास कौन कौन सी प्रॉपर्टी है, उसका क्या बैंक बैलेंस है। तो ये सारे सबूत इकट्ठे करने पड़ेंगे कि उसके बैंक अकाउंट्स और बैंक की जो अगर डिटेल मिल जाए तो उससे अच्छी कोई बात ही नहीं है। और इसके अलावा उसके पिता की प्रॉपर्टी में उसका कितना हिस्सा है और क्या क्या एसेट्स हैं उसके पास। तो ये सारी चीजों के सबूत आपको अगर आपने कोर्ट में पेश कर दिए, साबित कर दिए, तो यकीन मानिए आपको पत्नी को मेंटेनेंस का एक भी पैसा नहीं देना होगा, अगर आपकी पत्नी फाइनेंशियली सफिशिएंट स्ट्रांग है। और अब अगला पॉइंट क्या है कि अगर आपकी पत्नी किसी अन्य पुरुष के संबंध में है, यानी कि एडल्ट्री में है, किसी दूसरे पुरुष से अवैध संबंधों में है, तो अगर आप इस स्थिति को प्रूव कर देते हैं तो भी आपको मेंटेनेंस नहीं देना होगा पत्नी को एक भी पैसा। लेकिन इसके लिए आपको पुख्ता सबूत पेश करने होंगे कोर्ट के अंदर। अब बारी आती है अगले पॉइंट की। इसमें अगर आप कोर्ट में ये साबित कर देते हैं कि आप और आपकी पत्नी किसी एग्रीमेंट के तहत एक दूसरे से अलग रह रहे हैं, अगर ऐसी कंडीशन है
कि आप दोनों म्यूचुअल कंसेंट से किसी एग्रीमेंट के तहत अलग अलग रह रहे हैं, तो ऐसे में भी पत्नी को मेंटेनेंस नहीं देना होगा, यानी कि पत्नी आपसे मेंटेनेंस लेने की हकदार ऐसी स्थिति में नहीं होगी। अब अगला पॉइंट क्या है कि अगर आपकी पत्नी ने आपसे अलग होकर बिना तलाक लिए शादी कर ली है, दूसरी शादी कर ली है, और आप इसको प्रूव कर देते हैं, तो पत्नी फिर मेंटेनेंस की हकदार बिल्कुल भी नहीं होगी। और अगले पॉइंट में तो बहुत ही अजीब सी कंडीशन पैदा हो जाती है, जब पति पत्नी एक म्यूचुअल डाइवोर्स ले लेते हैं, उसके बाद भी पत्नी मेंटेनेंस का केस कर देती है पति के ऊपर। तो ऐसे में आपको क्या करना है कि उन डिवोर्स के पेपर्स को कोर्ट में दाखिल कर दीजिए, दिखा दीजिए सबूत के तौर पर, और फिर आपकी पत्नी आपसे एक पैसा मेंटेनेंस लेने की हकदार नहीं होगी। अब अगला पॉइंट क्या है कि अगर आपकी पत्नी बिना आपकी सहमति के आपको छोड़कर बिना सफिशिएंट रीजन के चली जाती है और इस बात को आप साबित कर देते हैं कोर्ट में, तो ऐसी स्थिति में भी पत्नी आपसे मेंटेनेंस लेने की हकदार नहीं होगी। आपके पास इतने सारे ग्राउंड्स हैं जो कि अभी मैंने बताए हैं पॉइंट वाइज, उनमें से अगर एक भी ग्राउंड आपके केस का है तो आप धड़ल्ले से कोर्ट में उस चीज को साबित कीजिए और डरिए बिल्कुल भी मत। ये सारे ग्राउंड्स आपको सपोर्ट करते हैं कि आप अपनी पत्नी का 125 मेंटेनेंस का केस खारिज करा सकते हैं और आप एक भी पैसा पत्नी को मेंटेनेंस के नाम पर नहीं देंगे। सबूत इकट्ठे कीजिए और बिना डरे इसका सामना कीजिए, क्योंकि आपकी पत्नी को उसकी गलती का एहसास कराना आपका ही काम है। बस सारा खेल यहाँ पर सबूतों का है, यानी कि एविडेंसेस का है, और उन एविडेंसेस के आधार पर कोर्ट को कन्विंस करने का है। तो आज का वीडियो यहीं तक, और जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि 125 सीआरपीसी जो मेंटेनेंस का के जो लॉ है वो अब नए कानून में बदलकर बीएनएसएस 144 हो गया है, यानी कि उसमें कोई भी बदलाव नहीं आया है, सिर्फ नाम बदला है, बाकी सारे नियम जो है वो एज इट इज हैं। तो आज का वीडियो बस यहीं तक, और फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। और इन जानकारियों को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ये डाटा है कि 95% केसेस जो हैं वो फॉल्स हैं। आजकल पढ़ी लिखी जो तथाकथित पढ़ी लिखी एडवांस महिलाएं हैं वो इन कानूनों का, महिला कानूनों का धड़ल्ले से दुरुपयोग कर रही हैं। इसलिए पुरुषों को, पतियों को इन सारी कानूनों की जानकारी होना मेरी समझ से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत इम्पोर्टेंट है। मेरा इन वीडियोस को बनाने का एक ही उद्देश्य है कि वो लोग जिन्हें इनकी जानकारी नहीं है वो एजुकेट हो सकें और जागरूक हो सकें अपने अधिकारों के लिए। तो फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।